गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। तो अपन मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, कैसे निकाला जाए, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आज अपन पढ़ेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल सेटअप। जैसे आज आप पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन गन विद साइक्लोट्रॉन, ये सारे चीज़ें जो प्रैक्टिकल सेटअप है वो भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके सिर्फ देखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगे, आईआईटी और नीट के लेवल का कंटेंट लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे आज हम बात करने चल रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास आइसोटोप्स है, क्या है आइसोटोप्स, सपोज 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। ये हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तीन एलिमेंट है, तीनों आइसोटोप्स हैं। मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो आपने पढ़ा था R बराबर M इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। M इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी में क्या क्या चीज़ सेम है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सबका क्या अलग है, बी चार्ज सेम है, क्यू सेम है, बी सेम है, और वेलोसिटी एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फेंके जा रहे हैं। मतलब ये तीन की तीनों क्या हैं, सेम है। सिर्फ अंतर सिर्फ मास में है। इसका मतलब क्या है कि फेंका तो जो सबसे कम वाला मास वाला होगा वो पहले निकलेगा यहाँ से, जो उससे मास ज़्यादा होगा वो यहाँ से निकलेगा, और जो सबसे ज़्यादा भारी वाला ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से निकलेगा। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे जिसका लीस्ट मास होगा उसकी रेडियस कम होगी, रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से 1H1 निकलेगा, यहाँ से जब निकलेगा इस पॉइंट से ये 1H2 निकलेगा, और जो यहाँ से निकलेगा ये 1H3 निकलेगा। तो इस तरीके से आप तीनों पार्टिकल का जो है अलग अलग आप जगह से ये क्या होगा, एग्जिट करेगा। तो आप सेपरेट कर सकते हो ये तीनों एलिमेंट को। अगर इकट्ठा मिक्स कर दिया है तो आप तीनों को क्या कर देते हो, अलग अलग कर देते हो। इस वजह से इस सेटअप का जो नाम दिया गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम दिया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। समझ में आ गया? लिखते भी चलेंगे, जो बच्चे नए हैं लिखते भी चलेंगे पॉज करके वीडियो। अब अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन गन। देखते हैं क्या सेटअप होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, बेसिकली हाई वोल्टेज का, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक मेटल का जो फिलामेंट होता है, वेरी हाई वोल्टेज, एक्सेसिव हीटिंग, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का सेटअप इसके क्रॉस लगाते हैं। थ्रू दैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसिव हीटिंग, एक्सेसिव हीटिंग की वजह से थर्मोनिक इमिशन, कौन सा, थर्माइनिक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्मोनिक इमिशन होता है बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या निकलने लगते हैं, और इस पूरे सेटअप को एक वैक्यूम चैम्बर में, कैसे चैम्बर में, वैक्यूम चैम्बर में इसको रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे नैरो कर देते हैं वैक्यूम चैम्बर में। अब अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या इमिशन स्टार्ट्स हो गया, तो अगर इनके बीच का सेटअप कुछ ऐसा बनाएं कि लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट की बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से सेटअप दिया, ऐसे सेटअप, ऐसे सेटअप दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव, कौन सा,
पॉजिटिव टर्मिनल। कैसा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेंगे, मतलब ये अट्रैक्ट होना चालू करें। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैक्यूम चैम्बर में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगी? अगर पॉजिटिव से निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किधर लगेगा? कितना? इलेक्ट्रॉन इंटू ई, क्यू इंटू ई पढ़ा होगा, क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं कहूँ कितना एक्सेलरेशन होगा तो आप बताओगे क्यू इंटू ई बाई एम, इतने से एक्सेलरेट करेगा। और जब सारे इलेक्ट्रॉन निकलना इतना से एक्सेलरेट करेगा तो इसको नैरो पाथ से क्या करते हैं? गुजारते हैं। नैरो पाथ से, नैरो होल से इनको पास आउट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से यहाँ पे निकलना चालू होता है। अब अगर ये यहाँ पे निकलना चालू हुआ तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर लेटेस्ट सपोज इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो आपको क्या पता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हाफ mv², और इनके बीच का जो पोटेंशियल वर्क डन हुआ वो q इंटू ई, q इंटू वी, मतलब q इंटू वी। अब q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप वेलोसिटी बता सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 2q इंटू वी बाई एम का अंडर रूट। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एग्जिट इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ एग्जिट इलेक्ट्रॉन कितने से निकलेगा, क्या निकलेगा? कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपके पास ये वेलोसिटी आई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसका चार्ज q है, मास m है, तो ये बताओ कितने रेडियस में रोटेट करेगा, क्या करेगा? तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? r बराबर m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आपको पता है कि यहाँ पे मास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस है q इंटू वी। तो आप यहाँ से रेडियस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन गन जो है, मान लो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन खूब बहुत सारी वेलोसिटीज निकल रही, मतलब 10⁻⁶ के लेवल से अगर आप इनको ऑब्जर्व करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻−31 kg। तो ऊपर जाएगा तो +31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻−19। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 10⁻+6 के ऑर्डर से ये निकलेगा इतनी हाई वेलोसिटी से। अब वो अगर इतनी हाई वेलोसिटी से निकलेगा, इसका मतलब उसमें क्या है? बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है। तो उसको आप उसका काम क्या कर सकते हैं? उसको एज ए यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग में। इलेक्ट्रॉन की वेल्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू वेल्डिंग कर सकते हैं, किसी मेटल की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारे फ़ायदे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन गन के। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है और वो कैसे उसकी वेलोसिटी निकाली जाती है, क्या रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, ये सारी चीज़ें, ये इसके एडवांटेज हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल सेटअप है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं कि सब ये इलेक्ट्रॉन गन है और ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। बहुत पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो हेडिंग लिखें साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एक सेटअप है जिसको बोलते हैं कि इफ़ यू रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कैसे सेटअप बनाते हैं, क्या करते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये दो डाई होती हैं बेसिकली, जिसको डीज भी बोलते हैं। इन डीज के बीच में इस तरीके से एक सेटअप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गायब है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से दो डीज होती हैं, एक डी ये वाली, एक डी ये वाली और दूसरी डीज ये वाली, दो डीज हैं। इस डीज के बीच में यहाँ पे एसी वोल्टेज, एसी सोर्स लगाते हैं इनके बीच में, मेटल की डीज है ये। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फेंका गया, जिसका चार्ज Q है, मास M है, मान लीजिए कोई भी है, चार्ज Q मास M, कोई भी पार्टिकल फेंका गया। अभी यहाँ पे इनके भी चूँकि साइनोसाइडल वेव होती हैं, एसी वेव क्या होती हैं, साइनोसाइडल वेव, पहले एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा v वेलोसिटी से, कितनी v वेलोसिटी, तो फोर्स कितना लगेगा, Q v क्रॉस b, v क्रॉस b फोर्स लगा ऊपर। मतलब सर ये इस तरीके से सर्कल में घूमा, फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं, यहाँ आ गया सीधे। इसके बाद क्या हुआ, ये पलट के पहले EV था प्लस EV, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैल्यू कितनी 2EV। तो अब ये 2 टाइम्स रेडियस में आपने देखा कि जो वेलोसिटी होता है, बेसिकली वेलोसिटी बराबर आपने पढ़ा √2q इंटू वी बाई एम मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ रोटेशन। सॉरी, ये आपके पास v है, तो ये तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि कम, लेकिन अगर r बराबर m इंटू वी बाई क्यू भी करेंगे तो आपको दिख रहा है अगर पोटेंशियल ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेडियस √2 टाइम्स बढ़ गया, तो फिर रेडियस ये इंक्रीज होगा √2 टाइम्स, उससे बड़ी रेडियस जितनी पहले था उससे √2 टाइम्स ज़्यादा रेडियस में घूमा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रहा, फिर ऐसे घूमा। सिमिलरली वही सेम रीजन है, यहाँ से यहाँ तक फिर कांस्टेंट रहा, फिर घूमा, 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 फिर कांस्टेंट रहा, फिर घूमा। इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी चूँकि v की वैल्यू पहले 2eV, फिर 3eV, फिर 4eV, इस तरीके से जितनी बार वो घूमेगा, जितनी बार इस मैग्नेटिक फील्ड में वो घूमने का इसको मौका मिलेगा, ये उतनी बार इससे क्या हो रही है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब मैक्सिमम एनर्जी को ये रीच कर जाए, फिर आप क्या कर सकते हो कि टारगेट मेटल पे, किस पे, टारगेट मेटल पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेल्डिंग करनी है या कुछ फाइलिंग करनी है तो आप वहाँ पे इसको वेल्डिंग के एज ए वेल्डिंग पर्पज यूज ले सकते हो। मतलब बेसिकली दिस बीम इज वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप सारे सेटअप जो है उसको यूज कर सकते हो फॉर वेल्डिंग पर्पज। तो ये बेसिकली साइक्लोट्रॉन का जो बेसिक काम होता है वो ये है। ऑलराइट, तो आता है बोर्ड एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आता है कि साइक्लोट्रॉन क्यों यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन का प्रैक्टिकल सेटअप क्या होता है। अब बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स, कौन सा, लॉरेंज फोर्स, उसकी बात करें। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ वाइब्रेट करते हैं, दोनों एक साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास एफ नेट के बारे में बात किया जाए, एफ नेट के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो है समेशन होता है, दिस इज नेट फोर्स। अब चूंकि एफ एम क्या होता है, आपने पढ़ा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑलराइट। और एफ ई क्या होता है, एफ ई होता है क्यू इंटू ई वेक्टर। दोनों दरअसल क्या होता है, ये चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दोनों क्या होते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि एफनेट जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज इंडिपेंडेंट। अभी ये बातें समझ में आएंगी। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी अगर हम इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसी, यूनिफॉर्म। दरअसल यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m v वेलोसिटी से फेंका, मैं चाह रहा हूँ इसका पाथ अनडेविएटेड हो। कैसा हो, अनडेविएटेड। कैसा पाथ हो, अनडेविएटेड। अगर ये अनडेविएटेड पाथ होना चाहिए तो एक बात बताओ, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो फोर्स लगा ऊपर, फोर्स लगा ऊपर, जिसको बोलते हैं FM। तो अगर ये अनडेविएटेड है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा, अदरवाइज तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। इसको हम चाह रहे हैं कि अनडेविएटेड हो, ये तब इसका मतलब इसके इक्वल एंड अपोजिट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे Q इंटू E। इसका कहने का मतलब क्या है कि QVB, चूँकि V और B आपस में परपेंडिकुलर हैं तो V क्रॉस B, V इंटू बी साइन ऑफ थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो QVB इज इक्वल टू Q इंटू E। Q कैंसिल, तो एक बात लिख सकते हैं V बराबर E बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या देगा, इसकी वेलोसिटी देगा, ये कितनी वेलोसिटी से अनडेविएटेड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि चलिए सर ये तो इलेक्ट्रॉन आपने छोड़ा और ये अनडेविएटेड की कंडीशन है। अब हम मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हों, हो सकता है कि पैरेलल हों। मान लीजिए कि अगर किसी को, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए जिधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड इधर ही है, दोनों एक ही साथ हैं। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल हमने Q फेंका जिसका मास m था विद वेलोसिटी v, तो इसका पाथ बताना, इसका पाथ क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। देखो v क्रॉस, चूँकि आपने पढ़ा है जो Fm होता है Q वेक्टर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये पढ़ा है आपने। तो देखो अगर ध्यान से v इधर ही है, b भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब Fm की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर काम करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉन अगर आपने छोड़ा है, क्या छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन, E इंटू कैपिटल E आ जाएगा, क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E। तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा इस पर फोर्स लग रहा है जिसका मास m है, तो ये एक्सलेट भी करेगा। एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगी, E बाई m, क्या, E बाई m। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा विद एक्सेलरेशन ऑफ कितना, E इंटू ई बाई एम। इस एक्सेलरेशन, इस मैग्नीट्यूड से ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब एक्सेलरेट होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सेलरेट होगा क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये तो पहला क्वेश्चन है कि ठीक है सर, ये पार्टिकल जो है परफॉर्म करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब वो भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा, एक्सेलरेटेड, चूंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, E इंटू ई बाई एम। क्वेश्चन नंबर 2 से अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2,
मान लीजिए सर कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उधर सर मैग्नेटिक फील्ड्स भी है। ये सारी की सारी कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया या फेंका गया, मान लीजिए यहाँ से फेंका गया, जिसकी वेलोसिटी v है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो ये पूछा कि ये इसका पाथ क्या होगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल पूरा सेटअप में देखें। बेसिकली क्या हो रहा है कि हाँ ऑल राइट, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इधर ही है, दोनों इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल करके इधर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि या कोई चार्ज पार्टिकल Q है, चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी है ऊपर, ऐसे वेलोसिटी है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो v क्रॉस b, तो देखो फोर्स लग रहा है इधर, मतलब ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा इस वाले प्लेन में। इस वाले प्लेन में अगर वेलोसिटी v है तो परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, इस तरीके से इसमें परफॉर्म किया, यहाँ से सर्कुलर मोशन यहाँ तक जो है ये आपके पास। अगर मान लीजिए कि यहाँ से सर ऐसे फेंका, वेलोसिटी v क्रॉस b, फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा इधर, तो इस वाले प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया यहाँ से, तो यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है वो पिच है। पिच आपने क्या पढ़ा था, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्किल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्किल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, पिच हो गया। उस पिच की क्या वैल्यू आई, तो आपने देखा ये स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है। अगर मैं कहूँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हुई, a इंटू ई बाई एम, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर चार्ज q है तो q इंटू ई बाई एम, ऑल राइट। इसकी वैल्यू ये तो एक्सेलरेट करे और इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। तो पिच 1 की जो वैल्यू लिखी गई, पिच 1 इनिशियल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फेंका गया, रिलीज किया गया है, तो इनिशियल s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप एस एक्स बराबर आपने क्या पढ़ा, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो यू एक्स इज नथिंग बट जीरो, जीरो मतलब इट रिलीज्ड, पार्टिकल विल रिलीज्ड, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्या लिखोगे, q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, पिच 1, क्या आ गया, पिच 1। अब ये t नथिंग बट फर्स्ट टाइम पीरियड टी स्क्वायर, ऑल राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिच 2 क्या होगा, चूंकि एक्सलेट कर रहा है, पहली बार यहाँ पे मिला, पहली बार यहाँ से चला, फोर्स लगा ऐसे, यहाँ पे मिला, दूसरी बार यहाँ पे मिलेगा, तीसरी बार ज़्यादा दूरी पे मिलेगा। क्यों ज़्यादा दूरी पे, चूंकि पार्टिकल एक्सलेट भी हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सलेट भी हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पिच 2 के बारे में चर्चा करूं तो पिच 2 क्या हो जाएगा, पिच 2 इज नथिंग बट यू एक्स इंटू जीरो प्लस हाफ क्यू इंटू ई बाई एम इंटू, अब ये 2t का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मतलब पहले 2 टाइम पीरियड में जहाँ पे है माइनस फर्स्ट टाइम पीरियड में जहाँ पे है, तो आप इनके बीच की दूरी बता सकते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक है, सपोज सेकंड टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या करेंगे, पूरे में से ये वाला अगर माइनस कर दूँ तो आपके पास P2 इनके बीच की दूरियाँ बचेगी। अब अगली बार और भी ज़्यादा दूरी, फिर अगली बार और भी ज़्यादा दूरी, तो आप P3 भी लिख सकते हैं, ये आपके पास P2 हो गया। अगर मैं कहूँ P3 लिख दो तो P3 बराबर क्या लिखोगे, वही सेम चीज़, तो UT तो 0 हो जाएगा,
u इंटू टी 0 प्लस हाफ इंटू क्यू इंटू ई बाई एम इंटू 3t का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया क्या, पिच 3 की बात आ गई। तो अब इस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे बनता चला गया। अब मान लीजिए कि सर आपने तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी फेंका, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फेंका है। हो सकता है एक केस में और अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि मैं ऐसे ना फेंक करके कुछ एंगल पे फेंकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि मान लीजिए कि आपके पास एक्सेशन सब कुछ यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, जिधर इलेक्ट्रिक उधर मैग्नेटिक। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अब ये करने का तरीका क्या है कि अगर सर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, लेकिन अब फेंक कैसे रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ विद द एंगल ऑफ थीटा। तो देखो अब सर अब जो इनिशियल वेलोसिटी 0 रख रहे थे, अब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, परफॉर्म तो करेगा सर्कुलर मोशन, हेलिक्स होगा। लेकिन सर ये अब क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट भी आएगा। अगर v है तो v cos ऑफ थीटा, ये v साइन ऑफ थीटा, ये इसको घुमाएगा परपेंडिकुलर में। इसको क्या घुमाएगा, परपेंडिकुलर घुमाएगा तो सही। लेकिन सर अब इनिशियल वेलोसिटी भी आएगी, उसके साथ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, q इंटू ई बाई एम। क्या, q इंटू ई बाई एम। चार्ज q है, मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो अब यहाँ पे घूमेगा तो सही हेलिक्स, पाथ ऑफ दी जो इसका ट्रेजेक्टरी होगा ये क्या होगा, हेलिक्स होगा। क्या होगा, हेलिक्स होगा। लेकिन अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आएगी, एक्सेलरेशन भी आएगा। तो हम पिच 1 क्या लिखेंगे, ux या u cos थीटा। क्या लिखेंगे, u cos ऑफ थीटा। अगर u से फेंका गया है तो u cos ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास पिच 1 होगा। अब इसमें u cos थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि सर ऐसे फेंक रहा हूँ, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस वजह से अब हम ये वैल्यू क्या लेंगे, u cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन आप कंसीडर करोगे। तो ये पिच 1 आ गया। अगर मैं आपसे पिच 2 की बात करूं तो पिच 2 इज नथिंग बट u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ q इंटू ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास ये पिच 2 आ गया। तो अब आप इसमें से कोई सा भी चीज़ बता सकते हैं, ऑलराइट। तो कहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, क्या लोकेशन होगी, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लीजिए कि आप ये पाथ ऑफ हेलिक्स हुआ, कैसा हुआ पाथ, हेलिक्स का। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ा है। आपने अगर याद करो कि अगर सिर्फ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर आप चार्ज पार्टिकल फेंको तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, वो भी एक्सेलरेटेड नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सिर्फ जैसे फेंको वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड हो और भी परपेंडिकुलर हो तो क्या करेगा, वो रोटेशन करेगा, सर्कुलर मोशन। कौन सा, सर्कुलर मोशन। तो उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाया। अब हम तीसरी जो बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से फेंकते हो वेलोसिटी तो पाथ ऑफ हेलिक्स होता है। क्या होता है, पाथ ऑफ हेलिक्स। फिर अभी हमने इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों के कॉम्बिनेशंस पे बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। फील्ड तो हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग लिखें, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या है, कैसे आता है, कैसे फार्मूला डिराइव होता है, सारी चीज़ें। तो मान लीजिए कि सर ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे अंदर की तरफ, सवाल ये भी जायज़ है। मैग्नेटिक फील्ड सर आई कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई कि एक करंट थी जो ऐसे ऊपर जा रही थी, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर सर, मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी अंदर। बहुत बढ़िया। एक मान लीजिए कि आपके पास लंबाई L है। कितनी लंबाई है, L लंबाई। अगर L लंबाई है, कितनी लंबाई है, L, तो मुझे ये पता है कि अगर इसमें करंट I1 बह रहा है, क्या बह रहा है, I1, तो इसमें बेसिकली फोर्स लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, फोर्स। तो सर आपने फोर्स ड्यू टू वन चार्ज, फोर्स ड्यू टू वन चार्ज क्या होगा, Q V क्रॉस B। आपने पढ़ा है V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये एक चार्ज की वजह से है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A, लंबाई L, तो आपने, अगर मैं कहूँ कि ये तो एक चार्ज की वजह से फोर्स है, एक्चुअली यहाँ पे करंट चार्ज जो है Q है V क्रॉस B। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम टोटल फोर्स लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, टोटल फोर्स, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ये एक चार्ज की वजह से, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, इनटू V क्रॉस B। अच्छा, V और B के बीच के एंगल अगर मान लिए कि इसकी वेलोसिटी ये V है, V क्रॉस B दोनों के बीच का परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना, याद करो I बराबर आपने पढ़ा था NEAVD, वेयर N इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, A इंटू L। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं N इंटू E इंटू A इंटू DL, लंबाई DL मान लें, ठीक, NEA इंटू DL इंटू V इंटू B। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो DL लंबाई है, तो NEAVD, तो जिसको बोलते हैं I। अब यहाँ पे बहुत तरीके से इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो ये पाया गया I जो FM आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या, हमेशा ये वैल्यू निकालेंगे, B किसकी वजह से होगा, B होगा ड्यू टू वायर, तो यहाँ पे जो FM लगेगा वो कैसे लगेगा, ध्यान से देखें, DL क्रॉस B, DL इज द लेंथ बिटवीन, ये क्या है DL इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, DL वेक्टर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को बीच को ज्वाइन कर दो। अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज A से B, तो ये DL ये है, तो अगर DL क्रॉस मतलब वेक्टर ये, अब मान आपको दो चीज़ें पढ़ाई, एक तो पढ़ाया मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, मूविंग चार्ज,
अब दूसरी आज बात मैं कर रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर मतलब अगर इसमें करंट कैरी कर रहा है I1, तो ये करंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड गोज टू B। तो इसकी वैल्यू क्या हमने पढ़ी, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी Fm बराबर I dl क्रॉस B, dl क्रॉस B वेक्टर। तो अगर देखो dl क्या है, dl इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो dl, ये dl क्रॉस B, B अंदर, तो फोर्स लगा ऊपर। लेकिन dl क्रॉस B समझ में आ गया सर, फोर्स की डायरेक्शन भी समझ में आ गई कि ये ऊपर खींचेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगी। तो अब एक क्वेश्चन से बात करते हैं कि फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। dl इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। dl क्या पढ़ लिया आपने सर, dl इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर क्वेश्चन से बात करें कि मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये अंदर कैसे है, कैसे बनी है अंदर, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपने एक करंट जो है यहाँ लूप में ऐसे लगाया है जिसमें करंट I बह रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लूप रखा है ऐसे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड गोज टू B एंड इट इज़ हैविंग रेडियस R, एंड इट इज़ हैविंग रेडियस R। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका Fm किधर लगेगा, क्या लगेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें कि dl क्रॉस, आपने क्या पढ़ा, Fm इक्वल टू करंट I चल रहा है, करंट I चल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे करंट डाल देता तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि B इज यूनिफॉर्म, B इज यूनिफॉर्म का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बात तो पक्का पता है कि अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो dl क्रॉस B, तो फोर्स लगेगा ऊपर, किधर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपने Fm बराबर पढ़ा है I इंटू dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही पढ़े ना भाई, dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। I इंटू dl का मतलब ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, कितना हो गया R प्लस R, तो 2R। अच्छा V और dl और B के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। ये dl वेक्टर है और B वेक्टर अंदर है, तो ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है ना। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपके पास क्या आ गई, I इंटू 2R इंटू B आ गई, I इंटू 2R इंटू B आ गई। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन से और बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन से और बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक वायर है यहाँ पे जिसमें करंट I बह रहा। अब ये मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप कहोगे सर यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, जितनी दूरी जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, जितनी पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, आपने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें करंट जो है वो I1 बह रहा है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें बात करना चाह रहा हूँ। तो सर इसमें करंट I, इसमें करंट I B, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, I क्रॉस B, dl क्रॉस R, B सर अंदर। तो यहाँ पे B की क्या वैल्यू हुई, अगर ये दूरी अगर मैं D मानता हूँ तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, D दूरी पे आप जानते हो μ0/4 पाई। अगर इनफाइनाइट वायर है तो, अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/2 पाई I/D। आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट स्टेट वायर, D दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2 पाई I/D सर। ये तो B हो गया। अब लंबाई अगर L है, करंट I1 है, तो एक बात बताओ फोर्स किधर लगेगा,
फोर्स के लिए आपने क्या पढ़ा, आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही पढ़ा ना, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डी एल क्या है, डी एल इज इन दिस डायरेक्शन, डी एल क्रॉस बी, बी अंदर, तो फोर्स लगा इधर, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर एफ एम इधर लग रहा है, तो ये यहाँ पे लेकिन आई वन क्या लोगे, ये वाला करंट लोगे। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आई इंटू लंबाई, लेट अस सपोज एल लंबाई है, कितनी लंबाई है एल। अब बी की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। आई बाई डी। तो आपके पास एफ एम की वैल्यू आ गई। एफ एम की वैल्यू क्या आई, आई 1 इंटू एल म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। इसको लिखा गया 2I1 म्यू नॉट इंटू I1 इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 एल डिवाइडेड बाई डी। ये वैल्यू क्या आई, मैग्नेटिक फोर्स। अब इनके, अब ठीक है सर, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ये वाला इस पे अट्रैक्ट करा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, पूछ सकता हूँ ना भाई कि सर ये वायर, इस वायर की वजह से इस पे फोर्स लगा इधर, तो ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि इस वायर के करंट की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे अगर ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी मान लो कि सर यहाँ पे भी अंदर ही है। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए देखें कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे अंदर, इसके लिए इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दिया सर बाहर। यहाँ पे बाहर वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई डी, I1 बाई डी, ये तो B हो गया। अब फोर्स किधर लगेगा, DL अगर उतनी ही लंबाई के लिए अगर हम बात करूँ, सेम लंबाई के लिए बात करूँ, लंबाई सेम है, तो DL इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, DL ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, DL ऐसे, DL क्रॉस B, फोर्स लगा इधर, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एफएम, ये 1 वायर अगर ले रहे हैं, ये 2 वायर ले रहे हैं, तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2, वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, वही सेम चीज़। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, DL लंबाई सेम लंबाई, तो वैल्यू क्या आ गई, I1 इंटू आई बाई डी इंटू एल। हम अगर इनफाइनाइट कोई चीज़ पढ़ते हैं कि अगर दोनों सपोज इनफाइनाइट हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ते हैं, पर यूनिट लेंथ। तो अगर दोनों में, इसमें सपोज I की जगह I1 मानता, इसमें सपोज I1 है, इसमें I2 मानता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, I1 I2 हो जाता सर, I1 I2 हो जाता। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम देखते हैं F12, अच्छा ये दोनों अट्रैक्शन हो रहा है, जितने से ये अट्रैक्ट करेगा उतने से ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड तो दोनों को बराबर है, कहीं कोई मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू आई बाई डी, ये आ रहा है। अब ये जो फोर्स आ रहा है F12, वही F21 के बराबर है। अगर जितने से ये अट्रैक्ट करेगा उतने से ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों आपस में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक एम्पियर करंट को डिफाइन भी किया जाता है कि इस तरीके से आप 1 एम्पियर की करंट को डिफाइन भी कर सकते हो। देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा कि अगर 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हों,
करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों, कौन से इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों जिनकी सेपरेशन क्या हो आपस में डी हो, और इसमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में बह रहा है, इसमें इधर इसमें भी ऊपर, तो मैंने F12 ये वायर सपोज 1 है ये 2 है, तो मैंने पढ़ा F12 बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ा। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट को मुझे डिफाइन करना हुआ, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की करंट को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या पढ़ा है 4 पाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दूं, तो डिवाइडेड बाई अगर 2 पाई कर दिया तो ये तो कैंसिल, 2 2 जा 4, तो वैल्यू 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। तो बेसिकली डिफाइन कैसे किएगा उस चीज़ को पहले समझें कि if two infinite current carrying wire placed in a uniform magnetic field, then the force of attraction between these two wires is equal to 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन when separation between parallel current carrying wire is 1 meter and then force acting per unit length is equal to 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। फिर से 1 ampere is defined as if two infinite current carrying wire placed in a uniform magnetic field, then force of attraction between these two wires is equal to 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। ठीक, फिर से एक बार लिख लें यहाँ पे 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज if two infinite current carrying conductor placed in uniform magnetic field when separation between these two wires in 1 meter, separation between wire is 1 meter, separation between wires is 1 meter, then force per unit length is equal to 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या एम्पियर्स को भी आपने क्या किया, एक एम्पियर की करंट को आपने यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट वायर का। अभी अगर मैं कहूँ कि ठीक है सर कि यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन से अगर हम बात करें, पॉज करके लिख लें, पॉज करें और लिखें। अगर मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन से अगर आपसे बात करना चाहूँ कि इसमें करंट चल रहा है I1 और इसमें करंट चल रहा है I2, अब दोनों में अपोजिट करंट चल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो सर अंदर ही होगा, और यूनिफॉर्म होगा। वैल्यू क्या आएगी, अगर सेपरेशन D है तो वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I/D। ये तो सर B1 हो गया। इस 1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अब इस वायर की वजह से अगर आप ध्यान, अच्छा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा।
अगर यहाँ से ए से बी, कितने से? ए से बी, ए से बी। तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, फोर्स, ये 1 वायर, ये 2 वायर, तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 लिखना चाहूँ तो आपने क्या पढ़े हो? बोलो, आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, डी एल वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, डी एल क्रॉस बी, तो फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा इधर इस साइड, इसका मतलब वेक्टर ही है, इधर लग रहा है। अब इस वायर में करंट नीचे बह रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले देखें तो फोर्स डीएल नीचे, डीएल क्या है? नीचे, और इधर निकालना है, तो ये फोर्स किधर आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है, ये अंगूठा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये भी इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे? इनसाइड। तो B2 की क्या वैल्यू लिखी गई? B2 की वैल्यू क्या लिखी गई? बोलो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, किसकी वजह से? I2 की वजह से। I2 यहाँ पे I1 की वजह से था, I2 बाई डी। लेकिन ये सर नीचे है, अगर ये नीचे है तो DL क्रॉस, ये DL तो ऊपर, DL क्रॉस, हाँ DL क्रॉस B, DL क्रॉस B, तो यहाँ पे DL क्रॉस B, यहाँ पे ये फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फोर्स अंदर, तो DL ऐसे, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर। तो अगर दोनों अपोजिट में चलते हैं, ऐसे समझें, तो यहाँ पे फोर्स ये वाला लग रहा है, अगर देखो ध्यान से, D यहाँ पे इनवर्ड है, इसके लिए यहाँ पे इनवर्ड, इसके लिए यहाँ पे भी इनवर्ड, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है? फोर्स एट 2 ड्यू टू, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, ये क्या है? फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो दोनों में यही दोनों अगर वैल्यू देखें, ये तो B1 आ गया, ये B2 आ गया, B1 B2 आ गया, तो फोर्स की जो वैल्यू F12 चाहे बात करो या F21, ये रिपल्सन होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। लेकिन ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है, अगर पर यूनिट लेंथ, ठीक, तो ये आपके पास बराबर वैल्यू होगी F21 पर यूनिट लेंथ, ये दोनों बराबर ही होंगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी, I1 I2 बाई डी। तो सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसे समझें कि दोनों अगर स्ट्रेट वायर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। फोर्स में क्या होगा? रिपल्सन। उसकी वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आज पूरा मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से पूरा तरीके समझाया हूँ। तो अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि इस पे कैसे जेई में क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस सी, जेई 2014 में एक क्वेश्चन आया है, वो समझते हैं। क्या बोल रहा है? 3 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर शोन इन फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मिडिल ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे 30, यहाँ 30, यहाँ पे 10। मिडिल ऑफ द वायर पूछा है, इस पे वायर पे। तो अगर ये लेटेस्ट सपोज I1 क्या मान रहे हैं? I1, इसमें I2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? I2, और इसमें I। तो एक एक चीज़ समझते हैं। इस वायर में इस पे पूछ रहा है, इस पे फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इस पे कितनी मीटर लेंथ पे? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे F1 देखते हैं कि यहाँ पे ये सपोज 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ऐसे मान लेंगे। तो फोर्स एट 3 ड्यू टू 1,
ए फोर्स एट 3 ड्यू टू 1, ये इनसाइड है कि आउटसाइड। देखो अगर करंट ऐसे है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ इस वायर पे अंदर है। अब अगर ऐसे अंदर है और करंट इसमें जा रहा है नीचे, तो डीएल ऐसे, डीएल क्रॉस बी फोर्स लगा इधर, तो F13 की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, इसमें I1 इसमें I1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना दिया है 3 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई डी, लेकिन पर यूनिट लेंथ है तो डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू तो वही है सर 25 10 की पावर -2, तो पर यूनिट लेंथ ये वैल्यू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ सर ए फोर्स एट 3 ड्यू टू 1 आया। तो अगर फोर्स एट 3 ड्यू टू 2 निकालूं, उसका डायरेक्शन किधर आया, ये F31 आया। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस वायर में फोर्स है इधर, ऐसे वायर करंट इसमें इधर बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, ऐसे समझें, तो यहाँ पे डीएल नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो लगा इधर, फोर्स लगा इधर, तो फोर्स एट 3 ड्यू टू 2, तो इसकी वैल्यू फोर्स एट 3 ड्यू टू 2 की वैल्यू क्या, सेम वही म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 इंटू I2 इंटू आई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर -2, चूँकि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है 5 मीटर, तो ये भी 25 10 की पावर -2 फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो सर इसमें और इसमें ज़्यादा कौन है, इसमें और इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा जिसकी वैल्यू ये कम है वो फोर्स ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हम लिख सकते हैं F31 ग्रेटर देन F32, तो नेट फोर्स पूछा था, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F31 माइनस F32, F31 माइनस F32, और इसमें कोई अंतर नहीं। ऑलराइट, तो सब चीज़ें आपको पता हैं, म्यू नॉट आई इसमें भी आई, इसमें भी आई, कॉमन ले लें, करंट आई बह रहा है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर बाद में रख लेंगे। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ले लिया कॉमन, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे I1 के जगह पे 30 डिवाइडेड बाई इसको वैल्यू कितना 0.03 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी 30 डिवाइडेड बाई 0.05। तो आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना 3 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे क्या आया F31 नेट फोर्स, वो भी कितने 25 10 की पावर -2 पे। तो अगर पर यूनिट लेंथ निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी वैल्यू कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई कितना 25 10 की पावर -2 या 0.025 ले रहे 0.25। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स नेट फोर्स आएगा, क्या आएगा नेट फोर्स, वैल्यू कितना 3 इंटू 10 की पावर -4। तो इस तरीके से आपके पास मतलब बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट पकड़ होनी चाहिए कि अच्छा इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, नेट किधर लगेगा। अगर मैं सब कुछ यही कहता और ये दूरी बराबर दे देता, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो जितना F31 होता उतना ही क्या होता F32 होता, दोनों वैल्यू क्या होती इक्वल एंड अपोजिट हो जाती। अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाती इसका मतलब क्या होता नेट फोर्स ऑन दिस वायर क्या हो जाता 0 हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, एक दूरी 5 सेंटीमीटर रखी, एक 3 सेंटीमीटर, तो एफ नेट तो 0 नहीं होगा, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, जेई 2014 का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखते हैं जेई का ही, 2013 का एक क्वेश्चन आया है जेई में, बोल रहा है द करंट आई इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ही कोई अलग चीज़ है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं उसको। एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, देखो ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी। तो अगर आपके पास अगर लेंथ L है, सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ L है, करंट I फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर से L/4 पे, कितने पे L/4 पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कैरिंग वायर की वजह से पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर का क्यू। तो अगर आप डी एल वेक्टर मतलब अगर लेंथ वेक्टर इधर है और इधर ही आपके पास आर वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। अगर एंगल थीटा बराबर 0 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। क्या सही है? ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपके पास जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।